सभी दर्शक भाइयों और बहनों, मैं धर्मचारी यशु सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और जागर मानव धर्म का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा साक्षात्कार अनुभव करने वाले हैं। धर्मचारी चंद्रबोधि अनागारिक चंद्रबोधि जी, इनका हम साक्षात्कार अनुभव करने वाले हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि धर्मचारी अनागारिक चंद्रबोधि जी ऐसे बड़ी हस्ती का, ऐसे बड़ी व्यक्तित्व का हम सभी लोग साक्षात्कार सुनने वाले हैं। हालांकि ऐसे साक्षात्कार उन्होंने स्वयं कई सारे दिए होंगे, लेकिन इस प्रकार ऑनलाइन और इतनी बड़ी तादाद में उनको सबसे रूबरू होने का ये अवसर जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अवसर है। मैं जब उनके बारे में सोच रहा था, तो जैसे धर्मचारी यशोरत्न जी ने कहा है कि उनको कोई पहचानता नहीं है, ऐसा व्यक्ति बिरला ही होगा। सभी लोग उनको पहचानते हैं। हम सब जानते हैं कि 1979 में उनकी धम्मचारी दीक्षा हुई है। तांत्रिक रूप से देखा जाए तो वैसे धम्मचारी दीक्षा की वो दूसरी बैच थी, लेकिन एक ही साल में 2 बैचेस उस समय हुई थी और हमारे आंदोलन को आगे लेके जाने वाले जो 11 लोग हैं, दोनों दीक्षाएं मिलाकर तो 11 लोग हमारे आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे लोग साबित हुए हैं। उनमें से चंद्रबोधि जी एक है। वैसे देखा जाए तो प्रचारक जो है 2 कैटेगरीज में आते हैं, 2 वर्गवारी में आते हैं। एक प्रचारक इस प्रकार का प्रचारक होता है कि जो केवल प्रचार करने का काम करता है, लेकिन दूसरा प्रचारक ऐसा होता है कि वो प्रचार के साथ-साथ निर्मिति का काम करता है, इस्टैब्लिशमेंट का काम करता है। और चंद्रबोधि ऐसे दूसरे किस्म के प्रचारक है जो हर समय कुछ न कुछ निर्मिति का काम करते आए हैं। और ये निर्मिति जो है वो सर्वसाधारण रूप की निर्मिति नहीं रही है, वो बहुत बड़ी निर्मिति रही है। उन्होंने जहां पर भी पैर रखा है, वहां पर कुछ न कुछ उन्होंने निर्माण किया है। पिंपरी केंद्र हो, तत्पश्चात हैदराबाद में वो जब थे, हैदराबाद में उन्होंने कुछ काम करने का प्रयास किया है। नांदेड़ की निर्मिति उन्होंने की है और सबसे बड़ी उपलब्धि जो है उनके जीवन की, वो है नांदेड़ में भंते संरक्षित या उर्गेन संरक्षित ध्यान भावना केंद्र की निर्मिति। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी भी उनका आयुष्य हमारे साथ है, उन्हें दीर्घायुष्य लाभ मिले ऐसी हम कामना करते हैं और बड़े-बड़े काम उनके हाथों से हो, यहाँ से आगे भी ऐसी भी हम मंगल कामनाएं करते हैं। तो ऐसे हमेशा निर्मिति में सक्रिय रहे ऐसे धम्मचारी चंद्रबोधि जी हैं। जब मैं स्वयं पिंपरी केंद्र के बारे में सोचता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मानो कीचड़ में कमल खिला दिया, जहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ होने की संभावना नहीं थी, ऐसे जगह, ऐसे रेगिस्तान में सही अर्थ से उन्होंने फूल खिलाए हैं। तो ऐसे निर्मित में शरीक धर्मचारी चंद्रबोधि जी अपने आप में एक आंदोलन है, अपने आप में एक आंदोलन का इतिहास है। जब भी हम चंद्रबोधि के बारे में सोचते हैं, तो पूरा संघ का इतिहास उनके माध्यम से हमारे सामने आ जाता है। और इसीलिए आज का उनके साथ ये जो साक्षात्कार है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ बातें संघ के बारे में, उनके बारे में, संघ के भविष्य के बारे में हमको उजागर हो जाएगी। तो ऐसे इस साक्षात्कार में मैं धर्मचारी अनागारिक चंद्रबोधि जी का स्वयं रत्न बौद्ध महासंघ कालेवाड़ी देवरोड की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। धर्मचारी चंद्रबोधि जी, आपका हार्दिक स्वागत। निश्चित रूप से ये बात आपके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी रहेगी। बहुत कई सारे इंटरव्यूज आपने दिए, मुझे पता है कई सारे इंटरव्यूज आपके शायद ऑनलाइन भी आ जाएंगे भविष्य में, लेकिन ये इंटरव्यू थोड़ा सा निरला है, बिरला है। सभी लोग आपको सुन रहे हैं और जब मैं सोचता हूँ कि आपने निर्माण किया है, पिंपरी केंद्र आपने निर्माण किया है, पिंपरी केंद्र में ऐसी जगह जिसको उद्योग नगरी कहा जाता है, ऐसे उद्योग नगरी में आपने धम्म का तथा संघ का बीज बोया है और उस बीज का बहुत बड़े बरकत के बड़े वृक्ष में उसका रूपांतरण हुआ है और ये वृक्ष प्रस्तुत फूलता और फलता ही जा रहा है। तो ऐसे इसमें जब मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपसे पूछूं, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि ऐसी क्या प्रेरणा थी कि आपको लगा कि मैंने पिंपरी में मेरा कार्य शुरू करना चाहिए, संघ का कार्य
शुरू करना चाहिए। और ये कार्य शुरू करने के पहले आप स्वयं संघ के संपर्क में किस तरह से आए, अगर इस बात से आप शुरुआत करते हैं तो हमें आपके बारे में भी जानकारी मिलेगी तथा पिंपरी केंद्र के विकास के बारे में भी, उनके निर्मित के बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी। ब्रह्मचारी चंद्रबोली जी। बहुत बहुत धन्यवाद यशो सागर जी। आज आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं जो पुरानी बातें 1978, 79 उस समय की बातों को थोड़ा सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। पुरानी बातें याद आ रही है। वैसे मेरा संघ से जो संपर्क है 1978 में पहली बार आया, जब धर्मचारी लोकमित्र, धर्मचारी पद्मवज्र और धर्मचारी कुल रत्न, ये 3 धर्मचारी इंग्लैंड से आए थे और उन्होंने भारत में संघ की स्थापना करने की कोशिश की है उस समय से। वैसे उर्गेन संघर्षी जी, उन्होंने उनको कहा था कि आप यदि भारत में कुछ काम करना चाहते हो तो पहले पूना से कीजिए, क्योंकि पूना ये ऐसी नगरी है, यहाँ पेशवाओं का राज्य था और पेशवाओं ने बहुत सारे जो पीड़ित है, शोषित है, इनको बहुत ही तकलीफ दी थी। हमें वो पुराना इतिहास याद है। और कर्मठ ब्राह्मण जिसको कहते हैं, कर्मठ लोग जो कहते हैं, वो कर्मठ लोग पूना में हैं। और ये कर्मठ लोग यदि ये बदल जाते हैं तो पूरा भारत भी बदल सकता है। तो ये उर्गेन संघर्षी जी की मनीषा थी और वो मनीषा को लेकर ये 3 लोग धर्मचारी पूना में आए थे। पुराने लोग जो है धर्मचारी बाद में जो बने, पहले तो वो धर्मचारी नहीं थे, क्योंकि धर्मचारी की जो शुरुआत है वो बाद में हुई है। लेकिन भंते संघर्षी जी के जो पुराने मित्र है, वो पुराने मित्र जैसे धर्मादित्य है, धर्मरक्षित है, धर्मलोचना है, शिलानंद है, ऐसे ये जो पुराने लोग हैं, तो वो लोग भंते जी को 1957 से जानते थे। और फिर इनके सहायता से ये धम्म का कार्य पूना में शुरू हुआ। अगस्त 1978 में लोकमित्र, पद्मवज्र और कुलरत्न, ये 3 लोग आए, लेकिन इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, नया कार्य शुरू करने का था, तो पहले लॉज में रहे थे। त्रिरत्न त्रिमूर्ति लॉज जो पूना में है, वो त्रिमूर्ति लॉज में उनका मुकाम था। और वहां से फिर ये लोगों से मिलने के बाद पहला जो कार्यक्रम वहां शुरू हुआ पूना में, वो है प्रवचनों का। उन्होंने एक मालिका, प्रवचन मालिका शुरू की, बुद्ध धम्म और संघ। तो ये बुद्ध धम्म संघ की मालिका सितंबर में शुरू हुई थी, सितंबर 1978 में। तो पहले 2 जो प्रवचन थे वो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे प्रवचन अहिल्याश्रम में हो रहे हैं। लेकिन तीसरा प्रवचन जो था, जो आखिरी उस मालिका का जो प्रवचन था तीसरा, तो वो मुझे मेरे मित्र ने बताया कि ऐसे ऐसे कोई इंग्लैंड के भिक्षु आए हैं और वो प्रवचन दे रहे हैं। 2 प्रवचन हो गए, आज तीसरा प्रवचन है। तो उस प्रवचन को मैं गया, मेरे साथ अभी जो हमारे धम्ममित्र धर्मचारी है रत्नचित्त, वो भी मेरे साथ थे। हम दोनों ऑफिस से ही चले गए थे। और जब मैंने वो प्रवचन सुना, और तब मुझे ऐसा लगा कि जिसकी खोज में था मैं, कई सालों से मैं जिसकी खोज में था, वो मुझे मिल गया अभी। और फिर मैंने लोकमित्र से बात की, और उनका जो ट्रांसलेशन कर रहे थे मराठी में, वो धर्मरक्षित थे उस समय। वो हर एक जगह में, भंते जी का भी उन्होंने पहले ट्रांसलेशन किया था, उन्होंने वो ट्रांसलेशन किया। तो मैं ज्यादा प्रभावित हुआ वो ट्रांसलेशन से, क्योंकि अंग्रेजी मुझे आती थी, समझती थी, लेकिन तुरंत उसका मराठी में जो ट्रांसलेशन होता था, भाषांतर होता था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं धर्मरक्षित के कांटेक्ट में आ गया। और उस समय से, यानी सितंबर का जो आखिरी सप्ताह था,
वहां से 1978 से मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। रही बात अभी पिंपरी में मैंने कैसा काम शुरू किया, तो पिंपरी में मैंने 1983 में लोकमित्र, उसके बाद वज्रकेतु, उसके बाद में वीरभद्र और बाकी के बहुत सारे हम धम्मचारी वहाँ कोंडनपुर में 1 महीने का एक शिविर लगाया था। और वो शिविर बहुत ही गहरा असर सब पर डालने वाला था। उस शिविर में जो जो कोई मित्र थे वो आगे चल के धम्मचारी बनने वाले थे। तो उस 1 महीने के शिविर में मुझे ऐसा लगा कि मैं पिंपरी में रहता हूँ, लेकिन पिंपरी में अभी कुछ धम्म कार्य की शुरुआत नहीं हुई है। तो वो प्रेरणा को लेकर वो शिविर 1 महीने का समाप्त होने के बाद फिर हमारा धम्मचारियों का एक ऑर्डर रिट्रीट भी हुआ था। उसको खत्म करने के बाद मैंने ऐसा सोचा कि पिंपरी में कुछ काम करना चाहिए। और फिर आनंद बोधी, उस समय के भीमराव टेंभुर ने, तो उनके घर में पहले ये धम्म कार्य की कालेवाड़ी में शुरुआत हुई है। कालेवाड़ी को उस समय वो पिंपरी में नहीं थी, वो एक छोटा सा गांव था और बीच में नदी थी, पवना नदी थी। नदी के पार जाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वहां नाव चलती थी और वो नाव से हम वो कालेवाड़ी के वो साइड में जाते थे। और आनंद बोधी के घर में ये क्लासेस की शुरुआत हुई और वो 1983 जून में हुई है। और 1983 से 85 तक हमने वहीं क्लासेस लिए थे। वहां से बहुत सारे मित्र भी बन गए। पहले 1985 जनवरी में पहले 5 लोग वहां मित्र बन गए थे और उसके बाद में फिर आखिर में 85 के आखिर में 2 धम्मचारी बन गए, वो आनंद बोधी और आदित्य बोधी। ये दो धम्मचारी बाद में बने थे। तो वहां 85 तक मैंने क्लासेस लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पिंपरी में कुछ जगह कोई देने वाले थे। एक कॉर्पोरेटर से मैं मिला था और कॉर्पोरेटर ने कहा था कि वे हमको कुछ जगह देंगे क्लास के लिए, लेकिन पूरा सामान हम वहां लेके गए और वो कॉर्पोरेटर ने कहा कि यहाँ जगह आपको नहीं मिलने वाली है। अभी क्या करना है, सामान तो वहां जाके पड़ा है, अभी क्या करना है। तो अपने एक बाद में अभी जो धम्मचारी बन गए हैं शेगो कारना पिंपरी में, वो भी क्लास में आते थे। तो उन्होंने कहा कि जी ध्यान चित्त, तो ध्यान चित्त अभी है वो, तो शेगोकार उनके भाई भी 4-5 जी जी ध्यान रत्न हाँ ध्यान रत्न। तो उनके भाई भी थे 4-5 भाई। उन्होंने कुछ जगह पिंपरी में विहार के लिए रखी थी। वैसे वो झोपड़पट्टी थी, लेकिन झोपड़पट्टी में थोड़ा सा इधर उधर 2-4 बांबू लगा दिए कि अपनी जगह हो जाती। तो वैसे वो जगह उन्होंने विहार के लिए बनाई थी, रखी थी। लेकिन वो जगह में सुअर जो है वो वहां बैठते थे, गड्ढे थे बहुत सारे, सुअर बैठते थे। मुझे बताया गया कि भाई ये जगह है, हमने विहार के लिए रखी है, आपको अगर लेना है तो आप यहाँ कुछ बना सकते हो और कार्य की शुरुआत कर सकते हो। तो मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि ठीक है, आज यहाँ तो कीचड़ है, सुअर बैठते हैं, बाकी कोई बैठता नहीं उधर, फिर भी इसको हम नंदनवन बना सकते हैं। तो वैसे वहां से फिर शुरुआत हुई। काम को लगे हम 85 में। वो जो सामान वहां डाला था वो सामान फिर इधर लेके आए। वैसे HY गायकवाड़ और बाकी के भीमनगर के जो कुछ हमारे मित्र थे, उन्होंने वो ट्रक का इंतजाम किया, उनके पास ट्रक थे, वो ट्रक दे दिए और फिर बाद में वो सब सामान जो है ट्रक से इधर लेके आए हम। और वहाँ फिर वो इमारत नहीं बोलेंगे, झोपड़ी थी वो, वैसी झोपड़ी हमने बनाई शुरू में, उसको शेड कहेंगे हम। तो वो शेड की शुरुआत हुई। फिर हमने चंदा जमा करने को शुरू किया। वास्तव में शुरू में तो बौद्ध नगर और गौतम नगर और मिलिंद नगर और आदर्श नगर, ये वैसे उस समय पिंपरी एरिया में करीबन 64 झोपड़पट्टी थी, 64 झोपड़पट्टियां थी। और अभी आजकल तो ज्यादा ही होंगी, लेकिन उस समय की मैं बात कर रहा हूँ।
और पूरी, जैसे यशो सागर जी ने कहा कि वो उद्योग नगरी थी, पूरे वर्कर्स थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, करीबन 400 450 ये कंपनियां थी, फैक्ट्रीज थी, और लोग ज्यादा से ज्यादा कामगार थे। और हमें सबको पता है कि कामगार लोग जो है काम तो करते हैं, लेकिन रात में उनका दूसरा ही काम चलता है। रात में वो पीने का काम करते हैं और दिन में वो अपने कंपनी का काम करते हैं। तो ऐसे पीने वाले बहुत सारे लोग वो एरिया में थे। अभी इनको बदलना जरा कठिन काम है, पीने वाले लोगों को बदलना बड़ा कठिन काम है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार ये बदल जाएंगे ना, तो पूरी तरह से बदल जाएंगे, कंप्लीटली बदल जाएंगे, ये भी मुझे पता था। से सोचकर बहुत सारे मित्र भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। धर्मचारी अभी नहीं हुए थे उस समय 1983 में, लेकिन ये सब लोग काम को लगे 1985 में, ये काम को लगे। और हम चंदा जमा करने को जब झोपड़पट्टी में हर एक घर में जाते थे, तब लोग बहुत खुश थे कि यहाँ कुछ विहार बन रहा है और विहार के लिए ये चंदा जमा कर रहे हैं। एक घर में मुझे याद है, एक घर में हम गए थे तो एक बूढ़ी माँ थी, उसके पास सिर्फ 4 आने थे, चौवानी थी उसके पास। वो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, चौवानी है, सिर्फ 4 आने हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, हम 4 आने भी ले लेंगे आपसे, और आपकी दान की भावना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपकी दान की भावना है। तो ऐसे 4 आने, 8 आने, 1 रुपया, ऐसे हमने 6,000 रुपये वहां उस समय जमा किए थे। बहुत हो गए 6,000 रुपये, 1985 की बात कर रहा हूं मैं। 6,000 या 6,500 रुपये जमा करना बहुत कठिन काम था, लेकिन सब लोगों ने दिल से वो पैसे दिए थे। और फिर चटाई का ही, जो बांबू की चटाइयां होती है उसका ही और भंगार से कुछ पत्रे लाए थे हम, ऐसा मिलके वो विहार छोटा सा बना दिया। अभी बारिश का समय था और विहार का उद्घाटन करना था, तो 15 अगस्त 1985 को उसका उद्घाटन हुआ। और वो धर्मचारी लोकमित्र, उन्होंने इस विहार का उद्घाटन किया और उसका नाम उन्होंने ही दिया, और वो है मैत्रेय विहार। तो मैं बड़े फक्र के साथ ऐसा कह सकता हूं कि भारत में कुछ भी नहीं था, पुणे में भी कुछ भी नहीं था, सब किराए पे सब बातें चल रही थी, लेकिन ये अपना भारत में पहला, हम कहेंगे कि त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ का पहला जो विहार है, भले ही वो चटाई का हो, लेकिन ये अपना स्वयं का ये विहार उस समय निर्माण हुआ, और वहां से फिर कार्य की शुरुआत हुई। अभी यदि पुणे के, हाँ, बोलिए। बोलिए बोलिए चंद्रमोदी, आप बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो पुणे में जो कार्य की शुरुआत हुई वो भी बड़ी अनोखी कार्य की शुरुआत हुई है। मैं क्लास उस समय वो लोकमित्र का प्रवचन सुनने गया, और उसके बाद में मुझे धर्मरक्षित ने कहा कि यहाँ कुछ क्लासेस चल रहे हैं, हर संडे को 10 बजे क्लास होती है। तो उन्होंने पता दिया मुझे, और वो पता, मैं पिंपरी में रहता था उस समय, ज्यादा यातायात का कुछ बंदोबस्त भी नहीं था, 4 ट्रेन होती थी सिर्फ दिन में, और बसेस तो थे ही नहीं, तो ट्रेन से ही जाना पड़ता था। तो हम हर संडे को, मैं, रत्नचित्त और प्रज्ञा चंद्र, हम तीनों थे, वो तीनों पिंपरी से वो क्लास में जाते थे। क्लास मतलब क्या था कि एक रीटा हाउस नाम का एक बंगला था अहिल्याश्रम के बाजू में, और वहां एक क्रिश्चियन लेडी थी, उनका नाम था रीटा, और हाउस का भी नाम रीटा हाउस था। वो चर्च में जाते थे, तो उस समय वो जो गैरेज है वो हमें खुला करके देती थी। वो उनकी कार बाहर निकलती थी और वो गैरेज में हमारा क्लास चलता था, और वो 1 बजे वापस आती थी, तब तक हमारा जो क्लास है वो बंद करना पड़ता था। तो अपने पुणे के जो धम्म क्लास की जो शुरुआत हुई है, धम्म की जो शुरुआत हुई है, वो एक गैरेज से शुरू हुई है। अहिल्याश्रम के पास वो रीटा हाउस अभी भी वो है वो एक पारसी क्रिश्चियन लेडी थी, वो उन्होंने उनका वहाँ वो जगह दी, और वहां से अपने धर्म कार्य की पुणे में शुरुआत हुई है। तो इस तरह से पुणे में वैसी शुरू हुई है।
क्लास की शुरुआत, और पिंपरी में ऐसी शुरू हुई है। चंद्रबुद्धि जी, जब मैं आपको सुन रहा था तो सही में लग रहा था कि एक प्रकार से रेगिस्तान में आपने पुष्प खिलाया है, कमल को खिलाया है। इस तरह से पिंपरी का वातावरण मुझे आज भी याद है। वो जी चटाई से बना हुआ बिहार, मुझे आज भी याद है। मैं आता था वहां पर, और उस बिहार से कई सारे लोग निर्माण हुए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत आपके योगदान के लिए बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ मैं आपका। लेकिन मैं सोच रहा था कि उस समय कोई भी सुविधाएं नहीं थी। मैंने ऐसे सुना है कि आप लोग जब शिविर में जाते थे तो आपको अपना कोई सामान खुद ढोना पड़ता था, लेके जाना पड़ता था। जहां पर आपकी दीक्षा हुई सिंहगढ़ में, सिंहगढ़ के ऊपर, वहां जी पर भी जी आप नीचे से ऊपर सामान लेके गए। जी। कुछ भी सुविधा नहीं थी। आज जिस प्रकार की सुविधा का हम सब अनुभव करते हैं, मराठी में एक कहावत है, पांढरा मतलब जो आयत्या पीठावर रेघोट्या जिसको कहते हैं मराठी में, नहीं क्या? मतलब जो हाँ, भी कुछ तैयार है, बना बनाया है, उसका हम रेडीमेड है अनुभव अभी। लेने वाले लोग हैं। हम लोग सभी बना बनाया जो बातें हैं उसका हमने अनुभव किया है। लेकिन उस समय कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। फिर भी वो प्रेरणा, फिर भी वो जोश और निर्मित की जो इच्छा है, वो कहाँ से आती थी चंद्रबुद्धि जी? क्या फर्क है उन दिनों में और आज के दिनों में? हाँ हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। आ, वास्तव में उस समय जो संघ से जुड़े हुए थे लोग, वो बहुत ही प्रेरणा से भी जुड़े हुए थे। उनके अंदर कूट कूट कर मैं कहूंगा कि वो प्रेरणा भरी हुई थी, और वो प्रेरणा के कारण वो लोग जो कुछ भी पढ़े वो काम करना चाहते थे। उनको भी लगता था कि धम्म का जो ये रथ है वो बाबा साहब ने छोड़ा है, तो उसको पीछे नहीं लेके जाना है, तो उसको आगे लेके जाना है। तो ये बात सबके मन में थी, और सब लोग उनको लगता था कि धम्म का कार्य, बाबा साहब का अधूरा जो कार्य है, वो आगे बढ़ना चाहिए। तो लोकमित्रा आने के बाद ये जो प्रेरणा है वो सब लोगों में जाग उठी, और सब लोग जो है काम को लग गए थे। वैसे ही, वैसे शुरू में यवत जो रेलवे स्टेशन है, तो यवत में पहला एक 8 दिन का शिविर, भारत में पहली बार मैं कह रहा हूँ, वो वहां शुरू हुआ था। 8 दिन का शिविर था वो, और वो शिविर में 40 से 50 लोग थे, महिला पुरुष सब एक जगह में थे। उस समय की जो शिविरों की बात थी, वो महिला पुरुष सब इकट्ठा ही रहते थे। बाद में वो अलग अलग होने लगे, क्योंकि जगह ही नहीं थी। तो वो महिलाओं को अलग रखना, पुरुषों को अलग रखना, ये बड़ा कठिन था। फिर भी वो रहते थे, महिला पुरुष रहते थे, फिर भी अलग अलग जगह में उनको उनका बंदोबस्त किया जाता था और वो रहते थे। तो यवत का पहला शिविर है भारत में, वो 8 दिन का था, और उससे बहुत ही लोग प्रेरित हो गए। वास्तव में मैं उसमें जा नहीं पाया, क्योंकि मेरा पेमेंट था 230 रुपया, और मेरे पास पैसे नहीं थे। कितने पैसे थे शिविर को? खाली 50 रुपये। 8 दिन के लिए 50 रुपये थे, लेकिन वो भी पैसे मेरे पास नहीं थे। इसलिए मैं वो शिविर में जा नहीं पाया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि वास्तव में वो शिविर मैंने करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो बाद में दूसरा जो शिविर है वो दिसंबर 1978 में लोकमित्र ने भोर में लिया। भोर का जो राजवाड़ा है, वो राजवाड़ा के पास और एक जगह है 2 किलोमीटर बाहर। तो वहां भी एक उनका एक महल जैसा है। तो वो राजा, भोर का जो राजा है, तो वो हमने किराए पे लिया, और वहां भोर को जाने के लिए बस से जाना पड़ता था, एसटी बस से। और फिर पूरे जो बर्तन है वो बस के टॉप पर पहले डालते थे, फिर उतार लेते थे, फिर वो 2 किलोमीटर पैदल सर पर वो पूरे बर्तन जो है वो लेके जाना पड़ता था, और फिर वहां शिविर की शुरुआत होती थी। तो वैसे ही वो शुरुआत हुई, वहां वो शिविर की शुरुआत हुई। और उस समय जैसे मैंने कहा कि सब में जोश था, लोग बहुत थे, वो शिविर में बहुत लोग ज्वाइन हुए थे। मैं भी ज्वाइन हुआ दिसंबर 78 में, और वहां मैंने लोकमित्र को धम्म मित्र बनने की रिक्वेस्ट की थी 78 में। तो वो शिविर दूसरे दिन वहां जो केयर टेकर था, उसको लगा कि ये तो बुद्धिस्ट है, और यहाँ तो सब श्राइन लगा है, ये लगा है। उन्होंने कहा कि ये जो राजा का जो बंगला है वो आपको नहीं मिलेगा।
आपको वो बैरक में जाना पड़ेगा, ये बंगला छोड़ना पड़ेगा आपको और बैरक में जाना पड़ेगा। वो जो कामगार लोग वगैरह होते थे उनके लिए जो टीन के शेड बनाए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ आपका शिविर हो सकता है, हम वो बंगला नहीं देंगे आपको। फिर हमको पूरा सामान जो है वहां शिफ्ट करना पड़ा, वो बैरक में चले गए और वहां शिविर की शुरुआत हुई। वास्तव में हुआ क्या कि उस समय किसी को चाय बनाने को नहीं आती थी, किसको खाना नहीं बनाने को आता था, किसको कुछ भी नहीं आता था, और मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। तो वहां बुद्ध प्रिय थे, आ, 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 और बाकी के सभी ब्रह्मचारी, वहां उस समय हर एक शिविर में सब ब्रह्मचारी होते थे, जो कुछ भी ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी नहीं है वहां वो मौजूद होते थे। उस समय ब्रह्मचारी नहीं थे वो, लेकिन वो सब वहां मौजूद रहते थे। 78 की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां बुद्ध प्रिय को बताया गया कि भैया आपको चावल बनाने को आता है क्या? तो बोले हाँ मुझे चावल बनाने को आता है। बोले अभी ये 40-50 लोगों का चावल बनाने का उनको हो सकता है 4-5 लोगों का चावल बनाने का आता होगा उनको। उन्होंने कहा हाँ मुझे आता है। तो उन्होंने वो पतीले में इतना पानी डाला, इतना पानी डाला और उसमें चावल डाल दिया। वो चावल पकते ही नहीं थे, क्योंकि कितना पानी डालना है, कितने चावल में कितना पानी होना है, ये कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे आता है सब। अभी वो हो गए, ज्याला मराठीमध्ये आंबील म्हणतो, त्या आंबील झाली सगळी। वो चावल था ही नहीं, वो पूरा पानी आ, वो सूप के जैसा हो गया। अभी किसको बनाने को भी नहीं आता, बनाया भी वो खाना पड़ेगा। तो वो सूप सबने चावल समझ के खाया। तो उस समय की बात ये थी कि किसको कुछ बनाने को नहीं आता था, चाय भी बनाने को नहीं आती थी, लेकिन सब जोश जोश इतना था कि कुछ भी हो, खाने को कुछ भी ना मिले तो भी चलेगा। क्योंकि सुबह में जब नाश्ता होता तो किसी को बनाने पोहे बनाने को नहीं आते थे, या उपीट जो हम कहते हैं उपमा बनाते वो भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो एक केला देते थे हमको और एक पाव देते थे, ब्रेड, केला और एक ब्रेड, बस ये नाश्ता हो गया हमारा। और शाम का भी ऐसा ही, ये केला और एक पाव का जो स्लाइस है वो हमें देते थे और ये हमारा शाम का नाश्ता हो गया। और दोपहर में फिर ऐसा, ये जो अम्बिल अभी अभी हमने पिया वैसा वो पीना पड़ता था। लेकिन कोई भी वहां शिकायत नहीं करता था कि अरे क्या ये यहाँ बुलाया हमको, इतने पैसे लिए और आप खाने को कुछ नहीं दे रहे, ऐसा कोई भी शिकायत नहीं करता था। क्योंकि सबको मालूम है कि हमें कुछ नहीं आता है, हम ही बना रहे हैं सब, लेकिन जो बनाया हुआ है वो खाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो शिविरों की शुरुआत होती थी। आपने कहा कि सिंहगढ़ में हमारे 2 शिविर हुए। सिंहगढ़ में उस समय ऊपर तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, कच्चा रास्ता था। और यदि पूरा सामान ये जैसा भोर में ढो के हम लेके जाते थे, तो वैसा ही पूरे बर्तन, पूरे जो कुछ है, प्लेट ये वो सब वो ढो के जाना पड़ता था। वो पर्वत जो है बहुत ऊंचा है, वो 2000 फीट है वो सिंहगढ़। तो वहां 2000 फीट हम ऊपर चढ़ते थे और वो पूरा ढो के बर्तन वगैरह वो ऊपर लेके जाते थे और फिर बाद में नीचे लाना पड़ता था। शिविर खत्म हो गया कि वो नीचे नीचे लाना पड़ता था और वो जो किराए का सामान है वो किराए वाले को वापस करना पड़ता था। अभी होता था क्या कि हम उस समय युवा थे, तो ये सब काम युवाओं को करना पड़ता था। जो बूढ़े लोग है वो बोलते थे अरे ये उठा, ये उठा, ये उठा, और हम उठाते थे क्योंकि ताकत थी उस समय, जोश भी था। तो वो जोश में वो सब काम करते थे। और ऐसे 2 शिविर सिंहगढ़ पे जो है ऐसे ही हुए हैं और दोनों शिविरों में वहां दीक्षा हो गई है। पहले शिविर में यानी मार्च 1979 में धर्मचारी धर्मरक्षित और धर्मचारी बकुल, ये दोनों की दीक्षा हो गई 1 मार्च 79 में। और बाद में 3 महीने के बाद बाकी 9 लोगों की दीक्षा हो गई है और वो है 1 जून 1979। 1 जून 1979 में ये दूसरी दीक्षा हुई है। उस समय 9 लोगों को दीक्षा दी गई है। उसके बाद में भी कुछ 3-4 शिविर ज्योतिपाल ने, पद्मवज्र ने वहां लिए है अपने सिंहगढ़ फोर्ट पर। लेकिन ये दीक्षा के 2 शिविर जो है वो खास करके जाने जाते हैं। चंद्रपति जी, जब आपको सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो इस सिंहगढ़ में
हमें 11 सिंहों की प्राप्ति हुई संघ में। सिंहगढ़ जिसके लिए वाह। जाना जाता है, नहीं क्या, कि गढ़, जी जी। मतलब हमारा सिंह गया लेकिन गढ़ आया, लेकिन यहाँ पर हाँ हमारे हाँ संघ के लिए 11 सिंह प्राप्त हुए थे। चतुर्वेदी जी, खाना बनाना आप सीख गए उसके बाद? हाँ हाँ। हाँ, सीखना पड़ा। सीखना पड़ा, नहीं तो वो आमबिल पीना पड़ता था वो, इसलिए सीखना पड़ा वो। हाँ। तो आ, वैसे सुदर्शन है, हाँ, सीखने यानी खाना बनाने को सिखाने वाले हमारे गुरु सुदर्शन है। सुदर्शन हाँ, को, क्योंकि वो हॉस्टल में रहे हुए हैं, तो सुदर्शन को मालूम था कि उनको रोटी भी बनाने को आता था, चपाती बनाने को आता था, सब्जी को बघार कैसे देना वो भी उनको मालूम था। वो उन्होंने ही सिखाया हमें कि क्या पहले डालना है, वो राई डालना है, क्या प्याज डालना है, क्या डालना है। वो बोलते प्याज पहले नहीं डालने का, पहले राई और जीरा डालने का, और बाद में फिर प्याज डालने का, तब वो प्याज अच्छा भुना जाता है। पहले ही प्याज डाल दिया और बाद में राई डाली तो राई वो कड़वी बन जाती है। तो ये सुबुति ने सॉरी सुदर्शन ने हमें सिखाया है। और तब से मैं, चपाती तो नहीं आती मुझे, रोटी भी नहीं आती, लेकिन बाकी मैं बना सकता हूँ, खा सकता हूँ। चंद्रपति जी, क्या क्या उम्र रही होगी आपकी? आपने कहा कि हम लोग जवान थे, सब लोग हमको ही बोलते थे कि ये हाँ उठाओ हाँ। लेके चलो, तो क्या उम्र थी आप? वैसे 33 साल का था मैं, 33-34 साल का युवा ही कह सकता हूं मैं। वैसे मेरी शादी हुई थी, मेरे 3 बच्चे भी थे उस समय, लेकिन मैं खुद को युवा ही समझता था, और अभी भी मैं युवा ही समझता हूँ। मैं बूढ़ा नहीं हूँ। अभी अभी 76 साल की मेरी उम्र है, लेकिन मैं खुद को बूढ़ा नहीं समझता। यस, नहीं आप अभी जवान कब हैं समझूंगा आपको। ये नहीं पता है। यस, जी। आप जवान हैं, आपको लंबी उम्र लगे मिले, और इसी तरह आपकी जवानी भी बरकरार रहे ताकि धर्म को हम सभी लोग लाभान्वित हो जाए। चतुर्वेदी जी, जब आपने बात कही है कि आप शादीशुदा थे, 3 बच्चे भी थे, और आप धर्मों में सक्रिय थे, निर्मित के काम में सक्रिय थे, तो ये संतुलन कैसे बनाए रखा आपने? क्योंकि आज हम लोग जो युवा है और शादी में है या शादी करना चाहते हैं, और वो लोग हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि फिर धम्म कैसे जमेगा, धम्मों में सही में हम एंगेज हो पाएंगे या नहीं। तो आपका अनुभव कैसे रहा? तो इस तरह से संतुलन बनाए रखा आपने? आ, वास्तव में इसका जो पूरा श्रेय है मेरे पत्नी को मुझे देना पड़ेगा। मेरी पत्नी मुझे बहुत सहायता करती थी हमेशा, शिविर में जाने के लिए या क्लास में जाने के लिए, या ऑफिस में जाने के बाद मैं बाद में क्लास को जाता था, और रात में 11:40 को लास्ट ट्रेन थी, लोकल थी, वो लोकल से मैं घर जाता था। रात में 12 बजे मैं घर पहुंचता था, और फिर खाना खाता था, और सुबह में 8 बजे मैं ऑफिस को ट्रेन से निकलता था। तो लेकिन ये सब बातों के लिए मुझे मेरी पत्नी ने बहुत सहायता की है। उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की कि तुम हमेशा ही बाहर रहते हो, बच्चों का क्या होगा। वास्तव में मेरी पत्नी भी वो देहात में रहने वाली थी, खेड़ेगांव में रहने वाली थी। मैं पहले सोलापुर के बाजू में टाकली नाम का एक गांव है, वहां मैं 4 साढ़े 4 साल गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा था, और मेरा ट्रांसफर हुआ था पूना में। तो ट्रांसफर होने के बाद मैं पिंपरी में रहा, क्योंकि पिंपरी में उस समय घर थोड़े से सस्ते मिलते थे। उस समय मेरे मुझे 500 रुपये किराया देना पड़ता था। उस समय बहुत ज्यादा था वो, और 5,000 रुपये मेरे पास डिपॉजिट नहीं था, तो मेरे मित्र ने वो डिपॉजिट का पैसा भरा था, और 500 रुपये किराए पे मैं रहता था पिंपरी में। एक ईश्वरलाल चौल बहते हैं, अभी वो चौल टूट गई है, बहुत बड़ा महल बन गया है वहां, तो वहां मैं रहता था। अभी हम पिंपरी में आए, पिंपरी में हमें कुछ मालूम नहीं है, और मैं तो फिर ये 78 के बाद, मैं तो वैसे 72 में आया पिंपरी में, और 72 से 78 तक तो मैं ये घर घर और ऑफिस आना जाना होता था। लेकिन 78 के बाद मैं ज्यादा से ज्यादा संघ से जुड़ा, और संघ से जुड़ने के बाद मैंने मेरे पत्नी को कहा कि अभी सामान वगैरह मैं नहीं ला सकता, जो सामान भरना है महीने का वो नहीं भर सकता मैं। अभी पूरा जो पेमेंट है मैं आपको दे दूंगा, और बाकी का जो काम है वो आप करते रहिए, दिन में जो कुछ भी करना है वो करते रहिए।
तो वो बात मैंने की, पूरे पैसे में मेरे वाइफ को देता था और बाद में फिर क्या करने का है, अगर कम पड़े तो बता देना, क्योंकि कम पड़े तो मेरे मित्र है, वो मित्रों से मैं पैसे लेता था, फिर बाद में उनको पेमेंट के बाद उनको वापस करता था। तो ऐसा चलता था। तो मेरे पत्नी ने लेकिन बाद में पूरा घर जो है वो सँभाला है, बच्चों को सँभाला है। स्कूल नज़दीक था, जय हिंद हाई स्कूल में बच्चे थे। और मेरी लड़की जो है वो नव महाराष्ट्र विद्यालय में वहाँ पढ़ती थी, तो नज़दीक थे, घर के पास थे वो, इसलिए वो स्कूल को लेके जाना, फिर स्कूल से वापस लाना, क्योंकि दोनों लड़के जो है इंग्लिश मीडियम में थे और लड़की जो है मराठी मीडियम में थी। आपको लगेगा कि लड़की को मराठी में डाल दिया और लड़कों को इंग्लिश में डाल दिया, लेकिन हुआ क्या कि लड़की की उम्र हो गई थी उस समय तक का, और इसलिए वो इंग्लिश स्कूल में उसको दाखिला नहीं मिला, इसलिए मराठी में उनको डालना पड़ा। तो इस तरह से मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सहकार्य किया है। वैसे 2 साल तक मैं नांदेड़ से सोलापुर वहाँ क्लासेस लेने के लिए जाता था। मेरे साथ कभी अमरुद बोधी आते थे, कभी शिलादित्य आते थे, कभी धर्मोदय आते थे। बहुत सारे मित्र मेरे साथ आते थे। लेकिन हम सैटरडे को पूना से सोलापुर जाते थे, वहाँ मुक़ाम करते थे और संडे को 2-3 जगह में क्लास लेते थे और फिर शाम को सोलापुर में जो हमारे धम्म मित्र अभी गुजर गए हैं खडलक, उनके घर में उनका हमारा मुकाम रहता था। तो वो हमें फिर ट्रेन पे बिठाते थे। वहाँ वहाँ रिजर्वेशन का जमाना नहीं था, वो बस वो फुटबोर्ड पे बैठने का और फुटबोर्ड से यात्रा करनी ट्रेन की। तो वैसा फिर मैं सुबह में 4 साढ़े 4 बजे रात में, रविवार को रात में वहां से निकलता था और 4 साढ़े 4 5 बजे पिंपरी पहुंचता था और पिंपरी पहुंचने के बाद 8 बजे फिर मैं ऑफिस को जाता था। तो ये 2 साल तक मैं करता रहा सोलापुर में। लेकिन इस समय भी मेरे पत्नी ने कुछ शिकायत नहीं कि आप हर संडे सैटरडे को वापस कहीं घर में रहते ही नहीं है, तो ऐसी शिकायत नहीं की। इसलिए मैं सही भी बहुत ही पुण्यानुमोदन करता हूँ मेरे पत्नी का कि उन्होंने मुझे ये धर्म कार्य के लिए सहायता की है और इसलिए मैं इतना कुछ कर पाया हूँ। चंद्रपति जी, सही में मतलब मतलब आपकी पत्नी और हम सब की माता जी ने इतना सहयोग आपको किया है, उसकी वजह से आप इतना काम कर पाए और हम भी उससे निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। लेकिन जब आपने कहा कि सारा पैसा आप उनकी तरफ देते थे, तो मुझे लगा कि सारी भगिनियाँ जो आज हमें आपको सुन रही है, वो कल से पैसा मांगना शुरू कर देगी। जोक जोक चंद्रपति जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ, आप जैसे कई सारे धर्मचारियों ने अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित किया है। आज जो आंदोलन भारत में 40 साल का हुआ है और हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमारा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, जो उस समय त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ था, ये बाबा साहब के स्वप्नों को साकार करने का प्रयास कर रहा है, बाबा साहब के आंदोलन को, धम्म क्रांति को योगदान दे रहा है। तो किस हद तक हम लोग बाबा साहब के इस आंदोलन को, धम्म क्रांति को योगदान देने में सफल रहे हैं, और ऐसी कौन सी बातें हैं और अधिक हम कर सकते हैं ताकि इस आंदोलन को, बाबा साहब के इस धम्म क्रांति को हम और आगे लेके जा सकें? हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्यों ये सवाल बार-बार पूछा जाता है, क्योंकि जो एस्टेब्लिश्ड संस्था है भारत में, वो भारतीय बौद्ध महासभा है। और जब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ या त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के माध्यम से हम जब कार्य करते थे, उस समय तो बहुत सारी कठिनाइयां आती थी उस समय, और लोग पूछते थे कि ये भारतीय बौद्ध महासभा होने के बावजूद आपने ये नया क्या शुरू किया है, और जो नाम भी उनको जरा अटपटा लगता था, त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ, तो उससे भी हमारा वो मजाक उड़ाते थे कि यहाँ ये स्वर्ग नर्क पाताल सिखा रहे हैं। तो ये बात वहाँ उस समय होती थी। वास्तव में त्रैलोक्य का अर्थ बिल्कुल अलग है, क्योंकि बुद्ध पूजा में तिलोक दीपं, ये जो नाम है ये बुद्ध है, ये तिलोक के दीप है, त्रैलोक्य के दीप है, ऐसा बुद्ध पूजा में है। तो ये
इसको मद्देनजर रखते हुए भंते जी ने ये नाम रखा था। लेकिन आपको पता है कि 2012 में फिर पूरे जगत में अपने जो पूरे जहां जहां केंद्र हुए हैं सभी को एक धागे में पिरोने के लिए भंते संघर्षी जी ने ये नाम बदल दिया। वहां उस समय फ्रेंड्स ऑफ द वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर ऐसा नाम था, भारत में त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ ऐसा नाम था। चाइना के लोग जो है, चाइना में मित्र है अपने, चाइना के लोग बोलते थे कि हम वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर नहीं है, हम वेस्ट के नहीं है, हम ईस्ट के हैं। तो ये झगड़ा चल रहा था, तो बंते जी ने बड़ा सावधानी के साथ और सूझबूझ कर उन्होंने ये नाम रखा है त्रिरत्न, क्योंकि ये सबको ये तीन रत्न तो सबको ही भाते हैं, सबको पता है। इसलिए ये त्रिरत्न बुद्धिस्ट ऑर्डर या बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है वो बाद में नाम रखा गया। तो अभी ये त्रिरत्न पूरे जगत में यही नाम है। तो वहां उस समय जो हमारा काम चलता था, तो जैसे मुझे याद है कि मैंने भंते संघर्षी जी को एक लेटर लिखा था और उनको कहा था कि 1986 की बात है ये, 1986 में उनको मैंने लेटर लिखा था कि आपने अंबेडकर एंड बुद्धिज्म ये जो किताब लिखी है वो बहुत ही बढ़िया है। पूरे बाबा साहब बुद्धिज्म की ओर कैसे आए, क्या क्या किया उन्होंने, ये पूरा आपने ब्यौरा जो है वहां वो किताब में लिखा है। तो मुझे बाबा भंते संघर्षी जी ने जवाब में ऐसा लिखा था कि मैं जब ये किताब लिख रहा था तब 6 महीना मुझे लगे ये किताब लिखने के लिए, अंबेडकर एंड बुद्धिज्म। तो वो किताब मैं जब लिख रहा था तब भंते संघर्षी जी ने मुझे लिखा था कि मैं मानो भारत में ही था, 6 महीना मैं भारत में ही हूँ और भारत की जगह जगह में मैं जाता जा रहा हूँ। मैं बाबा साहब के बिल्कुल समीप आ गया था और वैसे ही ये 6 महीने के बाद ये बुक पब्लिश हुई है। तो ये भी बात मुझे, और वहां भंते संघर्षी जी ने कहा था कि हम जो काम कर रहे हैं वो बाबा साहब का अधूरा काम जो है उसको आगे लेके जाने का यही काम ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कर रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं। बाबा साहब का जो अधूरा काम है, बाबा साहब को एक नया धम्म सेवक चाहिए था, वो धम्म सेवक वो नहीं बना पाए, वो काम हम कर रहे हैं धम्मचारी के माध्यम से, धम्मचारिणी के माध्यम से। और बहुत सारा बाबा साहब का जो अधूरा काम है, जैसे कि बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में की। तो 55 में उन्होंने 10 पॉइंट्स, वो जो घटना है वो घटना में 10 कलम उन्होंने बताए थे, 10 पॉइंट्स बताए थे। तो वो 10 पॉइंट्स हम उसको अमल में कैसे ला रहे हैं, इसके लिए मैंने एक प्रदर्शनी लगाई थी देहू रोड, 25 दिसंबर को जो देहू रोड में जो यात्रा होती है, जो बाबा साहब ने 1954 में बुद्ध मूर्ति की वहां प्रतिस्थापना की थी, वो दिन है 25 दिसंबर, वो मेला है और लोग बुद्ध का दर्शन लेने के लिए भी आते हैं। तो वहां मैंने ये प्रदर्शनी लगाई कि हम जो बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना की है उसमें जो 10 पॉइंट्स बताए हैं वो 10 पॉइंट्स के मुताबिक, 10 कलमों के मुताबिक हम कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं फोटो के माध्यम से वो प्रदर्शनी वहां लगवाई थी और सब लोगों को लगा कि अरे हाँ, बाबा साहब ने जो पॉइंट बताए उसी को लेकर ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ या उस समय का त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ जो है वो काम कर रहा है। तो इस तरह से मैंने जब बताया तो भंते जी को मैंने लिखा कि मैंने ऐसी प्रदर्शनी लगवाई थी और लोगों ने बहुत ही उसकी सराहना की। तो भंते संघर्षी जी ने मुझे फिर लिखा था कि ये बड़ी अच्छी बात है और हर जगह में ये प्रदर्शनी लगवाना है और हमें बताना है कि बाबा साहब का जो अधूरा काम है वो हम पूरा कर रहे हैं, ऐसा बताना चाहिए। ऐसा भंते संघर्षी जी ने मुझे लिखा था। वास्तव में हर जगह में ये प्रदर्शनी लगवाई नहीं गई है, लेकिन अभी भी हम लगवा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि बाबा साहब का जो काम है वो हम कर रहे हैं। चंद्रबुद्धि जी, आपने भंते संघर्षी जी का जिक्र किया है जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक हैं, और मुझे पता है कि आप उनके बहुत करीब थे। जब वे भारत में आए सारी विजिट में आप उनके साथ रहे हैं, और साथ ही साथ जब भी आप वेस्ट गए, पश्चिम में गए हैं, तब आप उनको मिले हैं। और सबसे लंबा आपका उनके साथ का जो संपर्क है वो आपके पत्र व्यवहार के माध्यम से है। खासकर आपके जीवन में जब डिफिकल्टी आई, जी
कठिनाई ही थी, फिर भी उनके साथ का आपका संपर्क जो है आपने बनाए रखा। तो ये अनुभव कैसा रहा आपका उनके साथ, जी, जो जिस प्रकार से आप जुड़े रहे? क्योंकि वो उन्होंने ही आपको दीक्षा जी, दी है, तो तब से आप जुड़े रहे उनके साथ। जी। आ, आपने सही कहा कि मैं संघ में जुड़ा हूँ 1978 से, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बल्ले-बल्ले ही चला है तब से, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कठिनाइयाँ मुझे आई है, बहुत सारे लोगों ने मुझे विरोध किया है। अ, एक एक समय तो ऐसा था, अभी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए वो, लेकिन मुझे तो लगा, मुझे ऐसा कहा गया कि भई आप संघ छोड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास आपको काम नहीं है यहाँ। तो मैंने उनको बताया था, मैं काम के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ धर्म का कार्य करने के लिए आया था। तो बहुत सारी कठिनाई ऐसी आ गई मेरे जीवन में, लेकिन बार-बार, बार-बार मैं भंते संघर्ष जी को वो बताता था कि मेरे जीवन में क्या कठिनाई आ रही हैं, कौन लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो ये सब मैं खुले दिल से उनको बताता था। कभी-कभी वो मुझे मेरी गलती बताते थे कि ये तू जो कर रहा है ये ठीक नहीं है, इसको ज़रा सुधारना होगा तुझे। और लोग जो है क सभी लोग बुरे नहीं रहते, उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, ऐसा भी मुझे भंते संघर्ष बार-बार बताते थे। और इसलिए मैंने जो लोग जिन्होंने मुझे उस समय तकलीफ दी है, उनके साथ मेरा द्वेष नहीं है, अभी भी द्वेष नहीं है, क्योंकि मैंने वो द्वेष को छोड़ दिया है, क्योंकि लोग तो अपना-अपना काम करेंगे, हम अपना-अपना काम करेंगे। तो इस तरह से मैंने वो उस बात को लिया और मैं मेरा काम करता रहा। लोग तो कुछ दोष देते रहेंगे, द्वेष रखेंगे मेरे बारे में, वो तो उनका काम है, लेकिन मेरा काम जो है, वो कुशल काम जो है वो करते रहना। इस बात को लेकर ही मैंने अभी तक जो कुछ भी किया है, वो काम किया है। और चतुर्वेदी जी एक बात खासकर एक ए एक एक बात और भी बताना है कि भंते जी का और मेरा जो पत्र व्यवहार है, वास्तव में उसको मुझे छपवाना चाहिए, क्योंकि हमारा दोनों का जो मिलन हुआ है, ये पत्रों के माध्यम से ज़्यादा हुआ है। वैसे बहुत बार मैं व्यक्तिगत तौर पे भी भंते जी को मिला हूँ, बहुत बहुत सारे बातें किया है, लेकिन पत्र व्यवहार के माध्यम से उन्होंने मुझे बहुत कुछ सीख दी है, बहुत कुछ शिक्षा दी है। मेरी बुरी बातों को उन्होंने बताया है, मेरी अच्छी बातों को भी उन्होंने बताया है और उनको उसको लेकर ही मैं आगे बढ़ता गया हूँ। करीबन 50 के आसपास मेरे पास उनके पत्र है। ये बहुत ही अच्छी बात चंद्रवती जी आपने कही है, और शायद ये बहुत ही फायदेमंद होगा हमारे जैसे नई पीढ़ियों के लिए कि बनते संरक्षित अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ किस प्रकार से वार्तालाप करते थे, किस प्रकार की आदान प्रदान उनमें होती थी। तो शायद आपका पत्र व्यवहार उसके लिए बहुत ही लाभकारक हो। चंद्रवती जी, मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप वेस्ट में जी, बहुत बार गए हैं। आप शायद जी, पहले ब्रह्मचारी है जो अमेरिका में भी गए हैं, वहाँ पर आप गए हैं, जी। और कई सारा अनुभव आपका वेस्ट का रहा है। तो किस तरह से देखते हो आप वहाँ के आंदोलन को, और खासकर बाबा साहब की वहाँ पर जो प्रेरणा है उसको? जी। अ, उसके लिए मैं जो नागबोधी जी अपने ब्रह्मचारी नागबोधी है, उन्होंने 1984-85 में एक किताब लिखी और वो भारत का इतिहास लिखा उन्होंने। भारत में उन्होंने भी हमारे साथ यात्रा की, वो भी नागपुर आए, पूना गए और बहुत सारी जगह में हमारे साथ थे वो। तो उन्होंने वो जो इतिहास है, अपने संघ का इतिहास, वो जय भीम नाम का जो किताब है, वो 84-85 में वो पब्लिश हुई थी। वो किताब से जय भीम जो है पूरे जगत में चला गया। हमारे जहाँ-जहाँ का वही केंद्र है अभी, वो अमेरिका में हो या यूरोप में हो या साउथ अफ्रीका में हो, जहाँ कहीं भी हो, तो वहाँ ये जय भीम उनके माध्यम से पहले पहुँचा। तो वो सब सब लोग जानते हैं कि ये जय भीम का मतलब है भारत की शुरुआत है। भारत में जो धम्म कार्य त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का जो हुआ है, उसकी शुरुआत मानो ये किताब से हुई है। अन्य लोगों के लिए, अपने लिए तो बाबा साहब अपनी प्रेरणा है और बाबा साहब के माध्यम से हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़े हुए हैं। लेकिन अन्य लोगों के लिए ये किताब जो है वो बहुत ही प्रेरणादायी उनको लगी और आज मैं जहाँ कहीं भी गया, मैं
मिजुला मोंटाना जब प्लेन से उतरा उधर अमेरिका में, तो सब लोग जो एरोड्रम पे आ गए तो जय भीम जय भीम जय भीम कहने लगे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्या यहाँ तक पहुंच गया, क्योंकि उसके पहले जो धर्मचारी एक ट्रिप लेके आए थे और उन्होंने पूरे अपने कुछ नागपुर पूना वगैरह वगैरह में जाके और अपना भाजपा केंद्र वो देखा था उन्होंने। उनका नाम है सारमती, धर्मचारी सारमती। तो धर्मचारी सारमती ये प्रोफेसर है, मिजुला मोंटाना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो वहाँ उन्होंने ये सब बच्चों को लेके गए थे और वहां से ये मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है चतुर। जी 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 जी। तो वो जय भीम से वहां जब शुरुआत हुई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जहां कहीं भी गया मैं फिर बाकी के जर्मनी में गया, उसके बाद में मैं बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज में चला गया मैं। लेकिन जहां कहीं भी गया मैं वहां जय भीम से शुरुआत हुई है। तो ये जय भीम जो है वो वहां से शुरुआत हुई है और अपना संघ का एक एम्ब्लेम मैं कहूंगा ये बन गया है कि जय भीम के सिवा बाहर भी आप जाएंगे तो वहां से शुरुआत होती है। तो बाबा साहब का जो काम है वो, मैं जब अमेरिका गया या यूरोप के अलग अलग केंद्रों में गया तो वहां मैं बाबा साहब और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ये कैसे एक दूसरे के साथ करीब से जुड़े हुए हैं, तो उसको मैं जब बताता था तो लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती थी। और बाबा साहब और मेरा स्वयं का जो जीवन है वो कैसा था और उस जीवन से मैंने कैसे प्रेरणा ली, और हमारे प्रेरणा स्रोत जो है पहले वो बाबा साहब थे। तो ये सब बातें जब मैं मेरे जो टॉक्स होते थे वेस्ट में वहां जब बताता था तो लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिलती थी। चंद्रपति जी, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आप हमेशा नियमित में शरीक रहे हैं। आपने निर्माण किया, खासकर उद्यान संरक्षित ध्यान भावना केंद्र आपने नांदेड़ में बालकवाड़ी स्थित निर्माण किया है। और ये पहला ऐसा केंद्र है हमारे विश्व में, पूरे रत्न बौद्ध महासंघ के विश्व में, कि जहाँ पर भंते जी का नाम किसी वस्तु को, किसी चीज को दिया गया हो। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई और इसका निर्माण जो है वो किस तरह से हुआ? इसका भी एक कारण रहा है भंते संघर्ष जी का नाम ये केंद्र को देने के लिए। 2 साल के लिए मैं इंग्लैंड में था, 1 साल वज्रलोक में पूरा रहा था कम्युनिटी मेंबर कह के, और बाकी लंदन में रहा मैं और कई जगह में रहा। और ऐसे 2 साल में इंग्लैंड में जब था तब यहाँ पूना में वारकवाड़ी में कुछ लोगों ने जगह दान देने का सोचा था। तो ये बीच में मेरे माताजी का देहांत होने के बाद मैं 1 महीना पुणे आया था, पुणे और नांदेड़ आया था। तो उस समय मुझे पता चला कि जगह 7-8 एकड़ जो है वो दान मिलने वाली है। तो मैं उस समय नांदेड़ में ही था। तो मैंने कुछ फोटोज निकाले और फोटोज निकालने के बाद मैं इंग्लैंड जब वापस गया तो मध्यम लोक में मैं भंते संघर्ष जी को मिला और उनको मैंने ये फोटोज बताए। तो उन्होंने कहा कि अरे यार इट लुक्स लाइक इंग्लैंड, ऐसा कहा उन्होंने। तो बोले इंग्लैंड के जैसा ही दिखता है ये। मैं बोला हाँ, वहाँ तालाब भी है, 2 जगह पर तालाब है, दो बड़े बड़े ऊंचे ऐसे छोटे छोटे पर्वत भी है। तो उनको फिर मैंने कहा कि यहाँ मैं एक ध्यान केंद्र शुरू करना चाहता हूँ। जैसे वज्रलोक का मुझे मालूम था क्योंकि वज्रलोक में मैं रहा हुआ था। तो मैंने कहा कि वज्रलोक जैसा एक मेडिटेशन सेंटर भारत में खोलना चाहिए और मेरी ऐसी मनीषा है। और वो मेडिटेशन सेंटर जो है वो बनाने की आप अनुमति दे। तो उन्होंने फिर हमारी बातें शुरू हो गई। मैं मध्यम लोक में ही था और वहाँ फिर मैं बार बार मिलते गया। फिर बाद में 1988 की बात 1998 की बात आपको पता है कि वहाँ उस समय
विमल कीर्ति, और ये अपने संघ में कुछ अनबन चल रही थी, कुछ झगड़े चल रहे थे, और कुछ लोग जो है अपने संघ के विरोध में गए थे। विमल कीर्ति और उनके साथ बहुत सारे साथी थे, तो वो इंग्लैंड में जब चले गए, सॉरी, वो अपने विरोध में चले गए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो केंद्र है, ध्यान केंद्र जो शुरुआत करनी है, वो भंते संघर्षी जी के नाम पर ही होना चाहिए। भले ही भंते संघर्षी को विरोध हो रहा है, लेकिन मैं भंते जी का सच्चा चेला हूं, सच्चा शिष्य हूं, और मुझे यदि कोई विरोध होता है तो मुझे होने दो, लेकिन ये नाम जो है अपने ये केंद्र को भंते संघर्षित का ही देना है, ऐसा मेरे मन में ठान लिया था मैंने। और फिर उनको भंते संघर्षित जी को फिर बर्मिंघम में मैं जब बात कर रहा था, तब मैंने कहा कि ये जो सेंटर, मेडिटेशन सेंटर मैं स्थापित करने जा रहा हूं, उसको आपका नाम मुझे देना है। तो भंते जी ने थोड़ा सा विचार किया, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा सोचने दीजिए, ये मेरा जो नाम है वो देने के लिए मुझे सोचना चाहिए। फिर 2-3 दिन रुका मैं, फिर भंते जी से मैंने बात की, मैं बोला ये नाम के बारे में आपने क्या सोचा है? तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे मेरे कम्युनिटी के लोगों को पूछना पड़ेगा कि ये जो नाम देने जा रहे हैं वो उनको मंजूर है या नहीं। तो कम्युनिटी मेंबर्स से उन्होंने बात की। फिर बाद में मैं फिर भंते जी को मिला, भंते जी को बोला कि आपने क्या सोचा है? तो फिर तीसरी बार जब मैंने पूछा, तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, आप मुझे राइटिंग में दो कि आपके केंद्र को मेरा नाम देना है, ऐसा राइटिंग में दीजिए। तो मैंने फिर लिखित स्वरूप में उनको एक लेटर दिया कि हाँ, ये जो मेडिटेशन सेंटर खोलने जा रहा हूँ उसको आपका नाम देना है। तो राइटिंग में दिया मैंने। तो भंते जी ने फिर सब लोगों से चर्चा की, और बाद में सुबह सुबह 6:30 बजे सुवज्र मेरे रूम पे आए। मैं बर्मिंघम में मध्यम लोक में ही रुका था। तो सुबह 6:30 बजे सुवज्र मेरे रूम पे आए और उन्होंने कहा कि वेल डन, बहुत अच्छा हो गया। बोले अभी तुम्हारे केंद्र को भंते संघर्ष जी ने उनका नाम देने का निश्चित किया है। ऐसा उन्होंने भी मुझे राइटिंग में दिया, उन्होंने जो पत्र है वो राइटिंग में दिया। क्योंकि आज मैं जब सोचता हूँ, भंते की दूरदृष्टि जो है वो यहाँ नजर आती है। यदि अभी अभी भंते संघर्ष जी यहाँ नहीं है, वो तो हमसे चले गए हैं, लेकिन आज मैं अगर बोलता कि ये भंते जी ने नाम दिया है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। तो भंते जी की दूरदृष्टि मुझे यहाँ नजर आती है कि वो राइटिंग में है, सब मेरे पास है, राइटिंग में है। मैंने जो लेटर लिखा है वो राइटिंग में है, उन्होंने जो जवाब दिया है, उन्होंने ये नाम देने के लिए जो निश्चित की है वो मेरे पास राइटिंग में है, सब मेरे पास राइटिंग में है। तो उस तरह से ये नाम जो दिया गया है, वो लेटर में भंते जी ने क्या लिखा कि ये जो मेडिटेशन सेंटर है, दैट शुड बी ओनली फॉर मेडिटेशन, नॉट फॉर अदर थिंग्स, ऐसा भी लिखा उन्होंने। दूसरी बात कही कि दिस मेडिटेशन शुड बी ओनली फॉर मेन नॉट फॉर वीमेन, जैसे वज्रलोक है वो भी लिखा उन्होंने। तो मैं बाद में मिला उनको, आपकी जो कुछ जो शर्तें हैं वो पूरी मंजूर है मेरे लिए, मैं मान्य करता हूं। और ये पुरुषों के लिए ही रहेगा, महिलाओं के लिए नहीं रहेगा, या मेडिटेशन ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये 1984 में जब इसकी सुबुति ने इसका उद्घाटन किया ये केंद्र का, तो उस समय पहले 1-2 साल तो ऐसा ही चला, सिर्फ पुरुषों के लिए था और सिर्फ मेडिटेशन चलते थे। बाद में धीरे धीरे एक एक बात बढ़ती गई, और भंते जी ने मुझे बार बार ये अनुमति दी कि अभी महिलाओं के लिए भी यहाँ शिविर लगवाए जा सकते हैं, ऐसी अनुमति दी। जब ज्ञानशूरी ने पहले यहाँ शिविर लिया, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी महिलाओं के लिए आप शिविर लगा सकते हैं। बाद में फिर उन्होंने दूसरी अनुमति दी कि ठीक है, अभी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, और धम्म का अभ्यास करने के लिए ये शिविर यहाँ लगवाए जा सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे अभी ये जो शिविर केंद्र है महिलाओं के लिए भी खुला है, पुरुषों के लिए भी खुला है, सिंगल भी होते हैं, जीएफआर के शिविर भी होते हैं, सभी प्रकार के शिविर यहाँ अभी लगते हैं। तो ये पूरा थोड़ा सा उसका इतिहास है कि कैसे इसकी स्थापना हुई। धन्यवाद चंद्रपति जी।
वैसे जैसे मैंने कहा कि आप स्वयं अपने आप में एक आंदोलन हो, आप एक स्वयं आंदोलन का इतिहास हो। बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे हम सुनना चाहेंगे, लेकिन समय का तकाजा है, हमको ज़्यादा जी समय तक नहीं चलना पड़ेगा। केवल 1-2 लास्ट की जो सवाल है मैं आपसे जानना चाहूँगा, खासकर जब ध्यान की बात चलती है, आपने कहा कि ये शिविर केंद्र जो है प्राथमिक रूप से ध्यान के लिए समर्पित है। तो ध्यान और धम्म क्रांति का क्या संबंध है? क्योंकि बहुत सारे हाँ जो बौद्ध है वो मानते हैं कि ध्यान का कोई कोई मतलब नहीं है, नहीं क्या? कोई ये नहीं है, जी हमको चलत जी बुद्ध जी चाहिए, बैठा हुआ बुद्ध जी जी नहीं चाहिए। क्या सही में मनुष्य जब ध्यान करता है तो बैठ जाता है, हाँ हाँ रुक सा जाता है? क्या लगता है जी आपको? जी जी आप तो जी रुके जी नहीं है, आपकी तरफ जब हम देखते हैं, आप अब ध्यान इसका बिल्कुल इस अलग नहीं किया जा सकता। ध्यान और आपको अलग नहीं किया जा सकता, फिर भी आप रुके नहीं है। तो क्या है ध्यान और धम्म क्रांति का संबंध? जी जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि ये जो शंका लोग लेते हैं कि ध्यान का और धम्म का क्या संबंध है, और कुछ किताबें भी, कुछ स्वयं को विद्वान समझने वाले लोग हैं, उन्होंने भी लिखी है कि ध्यान का धम्म से क्या संबंध है। और जो पहले अपने संघ में जुड़े थे और बाद में वो संघ छोड़ के चले गए, वो भी ध्यान को यानी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भी लिखा कि ध्यान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि बुद्ध कैसे पैदा हुए। बुद्ध ध्यान से ही पैदा हो गए। यानी बुद्धत्व सिद्धार्थ को बुद्धत्व जो मिला है वो ध्यान के माध्यम से मिला है। वो उन्होंने क्या एमए पीएचडी या ऐसी कुछ डिग्री नहीं ली है और डिग्री के माध्यम से उनको बुद्ध ये डिग्री दी गई है, ऐसा तो नहीं है। तो यानी धम्म की शुरुआत जो बुद्ध ने की है वो ध्यान से की है, या बुद्धत्व की प्राप्ति जो है वो ध्यान के माध्यम से ही की है। लोग कहते हैं कि आंखें बंद करके क्या होने वाला है, तो चलत बुद्ध चाहिए, चलते फिरते करना चाहिए, तो प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जब मराठी में एक कहावत है, आडातच नाही तर पोऱ्यात कुठून येईल। आ, वो बावड़ी में नहीं है तो वो जो डब्बा जिससे हम पानी निकालेंगे वहां कहाँ कहाँ से आएगा। तो यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ध्यान के माध्यम से आप अलग अलग प्रकार की प्रज्ञाएं प्राप्त कर सकते हैं। श्रुतमय प्रज्ञा आप उससे प्राप्त कर सकते हैं, चिंतनमय प्रज्ञा आप उससे प्राप्त कर सकते हैं, और भावनामय प्रज्ञा भी आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। यह ध्यान के बगैर नहीं होने वाला है। आप बहुत सारा प्रवचन देंगे, बहुत लंबी चौड़ी बातें करेंगे, और आपका आचरण बिल्कुल नहीं है, आपके आचरण में कुछ वो लाते नहीं है आप, तो आपको लोग सुनेंगे, दो चार बार सुनेंगे और बाद में बोलेंगे अरे यार ये आदमी बोलता है लेकिन वैसा करता नहीं है। ये बोलता है कि ये मद्यपान नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो करने नहीं करना है, लेकिन कार्यक्रम के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को बताता है कि कुछ बंदोबस्त किया कि नहीं हमारा, ऐसा बोलता है वो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बंदोबस्त उनको दूसरा चाहिए उधर, और इधर तो बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो यहाँ ये बात ध्यान के माध्यम से ही आपको पता चलेगी कि आप जैसा जो बोल रहे हैं उसको करना है, उसको अमल में लाना है, उसका आचरण करना है, वो ध्यान के सिवा नहीं होने वाला है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि ये संभ्रम में मत रहिए, ये संदेह है आपके मन में जो है कि नहीं नहीं पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। आप बुद्धि से बढ़ जाएंगे, आपका जो सर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन दिल जो है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ बुद्धि और भावना ये दोनों का अगर संगम आपको मिलाना है तो आपको ध्यान की भी जरूरत है और आपको प्रज्ञा विकसित करने की भी जरूरत है। दोनों भी बातें बहुत जरूरी है। धन्यवाद चंद्रबुद्धि जी। आखिरी 2 छोटे-छोटे सवाल है जिसका संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूँगा। आपको पता है कि ये जो साक्षात्कार आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जी वो जागर मानव धर्माचा ये जो कार्यक्रम है जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि जागर मानव धर्म का, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यवाणी केंद्र के माध्यम से पिछले 2.5 महीने से जो भी गतिविधियाँ चल रही है उन उसके अंतर्गत मैं ले रहा हूँ। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? और इसके इसके माध्यम से आप जो नए संघ सदस्य हैं, जो नए लोग संघ के साथ जुड़ रहे हैं, उनको क्या संदेशा देना चाहोगे? जी ये जो उपक्रम
आपने चलाया है जागर मानव धर्म का, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही बढ़िया है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि घर घर में बुद्धा एंड इज धम्मा ये लोग बड़ी चाह से पढ़ रहे हैं। और जो आपका सवाल जवाब मैं सुन रहा था, तो वो खाली पढ़ के छोड़ने की बात नहीं थी। तो वहाँ वो लोग सोचते थे, विचार करते थे और वो सवालों के जवाब भी देते थे। आज मैंने देखा कि 50 से ज्यादा लोगों ने फटाफट ये मैं वो अ, अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम में ही देखता था कि कितने लोग उनके पास मशीन रहते थे और कितने लोग वो जवाब देते थे। वो कैसा आपने किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत बढ़िया किया वो आपने। तुरंत आपको पता चलता है कि कितने लोगों ने उसका जवाब दिया है। तो इसके माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं, लोग जान रहे हैं और ध्यान में भी रख रहे हैं कि क्या पढ़ा है और क्या हमें पूछने वाले हैं, कैसा उसका जवाब देना ये भी है। और उसके बाद में यहाँ ये जो जागर मानव धर्म का है घर घर में गया है। मैंने मैंने देखा कि दुबई तक गया है वो अमेरिका तक गया है वो, और बाकी भारत में भी कोने कोने में वो पहुंचा है। तो यहाँ से हर एक घर जो है वो बदल रहा है, हर एक घर में परिवर्तन आ रहा है। कोई एक आदमी घर में बदलता नहीं है, तो एक आदमी के साथ साथ बाकी सब लोग जो है घर के पूरा परिवार बदल जाता है। तो मैं देखता हूँ कि हो सकता है हजारों परिवार जो है ये जागर मानव धर्म का जो आपने अभियान चलाया है उसके माध्यम से बदले हुए हैं। लोगों में वो चाहत निर्माण हुई है। लोग कहते हैं कि ये चालू रखिए और चालू रखिए। मतलब पता नहीं आप कब तक इसको चालू रखेंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी कुछ बातें और भी हमें करना है ताकि लोग धम्म से ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहेंगे। और दूसरी एक बात मैं यहाँ ये कहने जा रहा हूँ कि ये लॉकडाउन का पीरियड है, 6-7 महीना हो गया है। ये लॉकडाउन में लोग जो है बिल्कुल संभ्रमित है, बहुत ही भयावह ऐसी स्थिति पैदा हुई है। लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। सामने कोई कोरोना वाला दिखता है तो दूर से ही अभी शेक हैंड करना पूरा बंद हो गया है, क्योंकि पहले तो शेक हैंड के सिवा हस्तांदोलन के सिवा होता ही नहीं था भारत में, तो भी खास करके अभी यहाँ बिल्कुल बंद हो गया है। खाली हाथ जोड़ रहे हैं, जय दूर से ही जय भीम कर रहे हैं। तो ये जो भय है, ये भय ये लॉकडाउन के कारण, ये कोरोना के कारण जिधर उधर फैला हुआ है। लोग बीवी पत्नी पति ये दोनों भी अभी एक दूसरे को, जब किसी को एक को कोरोना होता है तो दूसरा मदद नहीं करता। बोलते हैं कि पति अर्धांगिनी होती है और पति अर्धांगिनी होता है, यानी आधा अंग उसका भी होता है। तो ये दोनों आधे 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 अंग है, लेकिन एक आधा अंग अभी बाजू में हो रहा है। वो बोलता है नहीं नहीं आपका आप अपना करो, वो अभी आधा अंग मुझे मेरा मेरा छोड़ दो, आप क्या आधे अंग से क्या करना है वो कर लो। तो ये बात बहुत ही भयावह यहाँ हो रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं भी करीबन मार्च से ये लॉकडाउन के पीरियड में मैं स्टडीज ले रहा हूँ। अलग अलग प्रकार के स्टडीज मैंने लिए, 14 अभ्यास सत्र मैंने लिए। अभी एक दो चार दिन के बाद और एक 15वां अभ्यास सत्र मैं शुरू करने वाला हूँ। लेकिन इसके माध्यम से जो ये कार्यक्रम में जुड़े हैं, ये ऑनलाइन स्टडीज में जुड़े हुए लोग हैं और ध्यान में जुड़े हुए लोग हैं, वो बिल्कुल भयग्रस्त नहीं है। बिल्कुल अभयदान एक प्रकार से उनको मिला है। और बाकी लोग जब घबराते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग घबराते क्यों हैं। धम्म के समीप, धम्म के सानिध्य में यदि लोग आते हैं तो वो पूरी तरह से भयग्रस्त जो अपना वातावरण है उससे मुक्त हो जाते हैं। और ये जागर मानव धर्म का जो आपने अभियान शुरू किया है, और पूरे भारत में अलग अलग केंद्रों ने अलग अलग माध्यम से ऑनलाइन में जो जो कुछ भी किया है, इसके माध्यम से जितने में हजारों लोग जो है अपने से जुड़े हैं, वो भीति से बिल्कुल मुक्त हो गए हैं, भय से बिल्कुल मुक्त हो गए हैं। और ये बड़ी उपलब्धि है। मैं कह सकता हूँ कि ये लॉकडाउन के पीरियड में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने जो जो कुछ काम किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि उनके आगे के जीवन के लिए भी वो काम में आने वाली है। धन्यवाद चंद्रबुद्धि जी। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल था, जो अंतिम सवाल है कि जगत बिल्कुल पूरा अलग हो जाएगा इस कोरोना के बाद। कोरोना कब चला जाएगा हमको पता नहीं है,
लेकिन उसके बाद का जो जगत है बहुत जी ही विरला अलग होने वाला है। तो ऐसे इसमें बुद्ध धम्म की शिक्षा की आप कितनी अहमियत समझते हैं और किस तरह से हम लोगों के पास पहुंच सकते हैं बुद्ध धम्म को लेकर? मुझे लगता है कि अभी ये ऑनलाइन जो चल रहा है, जब ये लॉकडाउन उठ जाएगा तो ऑनलाइन नहीं होगा, तो हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा। हमारे झुग्गी झोपड़ियों में हमें जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, और जो उन्होंने अभी तक सीखा है, अभी तक जाना है, उसको हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। तो भंते संघर्ष जी की याद मुझे यहाँ आती है। भंते संघर्ष जी हमेशा कहते थे कि हमने लोगों के पास जाना है, लोगों को मिलना है, लोगों से बातें करना है, और लोगों को लोगों के पास जाकर धम्म सिखाना है। तो वो बात हमें अभी ज्यादा करनी होगी। हम सिर्फ ऑनलाइन में अभी लोग हमें सुन रहे हैं, लेकिन इसके आगे हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा। और लोग अभी थोड़े से जागरूक हुए हैं, तो वो और फिर जुड़ जाएंगे। और अभी कुछ सैकड़ों में लोग हैं, तो हजारों में भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और हमें, मेरा ख्याल है, यही करना पड़ेगा जो भंते संघर्ष जी का कहना है कि हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा। ये लॉकडाउन के बाद लोग विहार में आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी फिक्र हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें अलग अलग बस्तियों में जाना पड़ेगा, अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ेगा, और धम्म को उनके द्वार पर जाकर वो समझाना पड़ेगा, उनके गली में जाकर हमें समझाना पड़ेगा। तो लोग अभी तैयार है, अभी तैयार है, और वो वैसे ही जुड़ते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चंद्रपति जी, ये बात आपने बहुत ही खूब कही कि कोरोना के इस कालावधि के बाद सही में हमको लोगों की तरफ जाना पड़ेगा। वो लोग आज हमको सुन रहे हैं, हमें उन्हें सुनने की जरूरत है, जो भी अनुभव है उनका उन्हें सुनने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी चंद्रपति जी, हम लोग हमेशा आपको एक आदर्श के रूप में देखते आए हैं। मुझे आज भी पता है कि जब भी पिंपरी सेंटर की मीटिंग ही हुआ करती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था, लोग आदर से, सम्मान से आपको देखते थे। आपका हर एक शब्द झेलने के लिए, पकड़ने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि आपका व्यक्तिमत्व उसी प्रकार का है। आपके व्यक्तिमत्व में जैसे ध्यान साधना है, धम्म की स्पष्टता है, वैसे ही आपके व्यक्तिमत्व में कला का एक अंग भी है। आपका अंग, जो कला का अंग है और जो मुरली का अंग है, आपके नाम से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि वो जो कला है आपकी, वो आप पेश करें हमारे सामने। मैं आप सभी की ओर से अनुरोध करूंगा कि आपकी बांसुरी वादन से इस साक्षात्कार की हम समाप्ति करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपकी कला प्रदर्शित करें। थैंक यू, थैंक यू यशु सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोदी जी, बहुत ही सुंदर। मुझे ही लग रहा था कि मैं ही ऐसा कहूँ कि आजा रे परदेसी। बहुत अच्छा। जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये एक जो शेर आवाज है शायद आपके लिए आवाज आवाज लागू। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ 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 हाँ। जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि एक शेर जो है वो आपके लिए लागू पड़ता है। मैं अकेला ही चला था जाने मंजिले मगर, मैं अकेला ही चला था जाने मंजिले मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। ये संघ ओह, का कारवां आपकी बदौलत बना है। हम सभी आपकी बदौलत है। इस संघ को 40 साल भारत में हुए हैं। आप जैसे व्यक्तियों के खून पसीने से वो सींचा गया है, यहाँ तक आया है। तो मैं आपका और उन सभी वीरों का जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति संघ को यहाँ तक लाने के लिए दी है, उन सब का बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। आपका खासकर पुण्यानुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप ही की कलेमित्रता के छत्र छाया में हम लोग पड़े-बले हैं, यहाँ तक आए हैं। तो देवरोड केंद्र की तरफ से कालीवाड़ी केंद्र की तरफ से मैं आप सबको आपको खासकर धन्यवाद देता हूँ और कालीवाड़ी केंद्र को भी धन्यवाद देता हूँ। वो चाहते थे कि एक अच्छा दिखने वाला मुलाकातकार हो। मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका दोस्त हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपका साक्षात्कार कर सका। तो फिर से एक बार आपको धन्यवाद देकर यहाँ पर रुकता हूँ। आपको भी नमो बुद्धाय और सबको भी जय भीम। नमो बुद्धाय।